19 साल की एक लड़की जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, हर नौजवान के दिल में वो राज करती थी। लेकिन वो लड़की किसी और के प्यार में पड़ जाती है। फिर एक दिन वो लड़की अपने घर से भाग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने लगती है। उसका जीवन बदलने लगा था और फिर उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। उस टर्निंग पॉइंट के बाद जिंदगी मस्त कट रही थी। फिर कुछ ऐसा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को मौत की सजा दे दी जाती है। यह खबर सुनने के बाद वह लड़की पूरी दुनिया और पुलिस वालों से छुपती फिरती है और फिर 23 सालों तक वह इधर से उधर भागती रहती है कि एक दिन अचानक उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि उसे भी उसके बॉयफ्रेंड की तरह सजाए मौत दे दी जाती है। 23 सालों तक भागने के बाद आखिर वह कैसे पकड़ी जाती है? उन लोगों ने आखिर क्या किया था कि उन दोनों को सजाए मौत दी गई थी? आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। यदि आपको क्राइम, थ्रिलर और हॉरर जैसी कहानी पसंद है, तो आप सही जगह पर हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब कभी भी यहाँ पर नया पॉडकास्ट अपलोड करूँ, उसका पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साल 1964 में फा जी इंग का जन्म हुआ था। वह 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनके पिता एक मामूली गाड़ी ड्राइवर थे। उनकी माँ एक साधारण चाय बेचने वाली महिला थी, इसलिए परिवार को काफी मुश्किलों से गुजारा करना पड़ रहा था। सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और फिर उनके भाई और बहन जो उनसे बड़े थे, उन लोगों को 1970 के दशक में ही सरकारी नौकरियां मिल गई थी। इसलिए वे लोग अपनी अपनी नौकरियों में चले गए थे। इधर फाजिंग अकेले अपने माता पिता के साथ घर में रह गया था। उसे पढ़ाई लिखाई में जरा सी भी रुचि नहीं थी, इसलिए उसके ग्रेड भी कम आते थे और यही कारण था कि उस कम ग्रेड के कारण उसे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। अब उसके पास एक ही चीज रह गई थी कि वह भी अपनी माँ की तरह चाय की दुकान चलाए। कि तभी 1977 में जब यिंग 14 साल का था, तब उसके पिता की वॉल पुल में फंसने की वजह से नदी में डूब जाने से मौत हो जाती है। अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उसकी माँ भी एक कार दुर्घटना के कारण लकवाग्रस्त होकर के घर में पड़ जाती है। फा जिंग के जीवन में हमेशा से अनुशासन और गाइडेंस की कमी थी, क्योंकि उसके बड़े भाई बहन बाहर चले गए थे। अब उनके बीच में उनके पिता भी नहीं थे और माँ, जो अब चलने फिरने में सक्षम भी नहीं रही थी। सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण फाजिंग खुद ब खुद बड़ा हो रहा था। उसके हालात उसे पाल पोस रहे थे और फिर दुर्भाग्य से उसने पढ़ाई छोड़ दी और फिर उसने 1981 में क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख दिया। और फिर फा जेइंग को डकैती के हमले के लिए 8 साल की श्रम की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 1985 में केवल 3 साल की सजा के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है और वह यहीं पर नहीं रुकता है। उसे दोबारा से सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। इस बार डकैती और जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन यह जेल की सजा भी पहले की तरह
कम हो जाती है और फिर 1989 की शुरुआत में उसे 10 साल से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। और अब रिहाई के बाद उसका जीवन बदल गया था। वे एक बिजनेसमैन बन गए और फिर 1990 में मेयो नाम की एक लड़की से शादी कर ली और अगले ही वर्ष उनकी एक बेटी भी हुई। उसके लाख प्रयास करने के बावजूद वह अपना सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा था। लोग अब भी जेजोंग कम्युनिटी के भीतर में उसे एक गैंगस्टर के रूप में मानते थे और यही कारण था कि फा जिंग की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। अंततः 2 साल से कम समय के पहले ही इन दोनों ने शादीशुदा जिंदगी से अलग होने का फैसला किया और फिर मेयो को 85,000 युआन और एक साझा वाले घर दे करके वह वहां से चला गया। और कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। फा जिंग के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। 1993 में जब फा जिंग अपने एक दोस्त की शादी में भाग लेने के लिए गया था तो इस 28 वर्षीय फा जिंग की मुलाकात एक 18 वर्षीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका से होती है और उन दोनों को भी एक सच्चे साथी की तलाश थी और इन दोनों के बीच में प्यार पनप जाता है। इधर फा जिंग ने अपने नाम के उलट उस लड़की को रोंगजी नाम दे दिया था। नाम की तरह ही दोनों एक दूसरे से विपरीत थे। एक और जहां पर रोंगजी एक संपन्न घर से थी और पढ़ी लिखी थी, वहीं पर फा जिंग बगैर पढ़ाई किए एक रफ टफ जिंदगी जी रहा था। हालांकि वह अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था और काफी बुद्धिमान हो गया था। फा जिंग ने रोंगजी के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा था, जैसे कि उसके नाजुक नैन नक्श और आकर्षक स्वभाव जो उसे शहर में चर्चा का विषय बना देता था। इतना ही नहीं, शहर के रहने वाले बहुत सारे लड़के उस पर नजर डाले हुए थे। इधर रोंगजी भी फा जिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। उसे लगता था कि फा जिंग एक रॉबिन हुड की तरह काम करता है। जिंग एक डाकू तो है, लेकिन वो अमीरों को लूटता है और फिर जरूरतमंदों को दे देता है। वह लालची नहीं है और इसी कारण लाओ रोंगजी भी फा जिंग को पसंद करने लगती है। लाओ रोंगजी को उसके परिवार वाले, दोस्त यार बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं समझती है। यहाँ तक कि उसे एक अच्छी नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन अपना जीवन फंसा हुआ महसूस हो रहा था। वह कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ऐसा करने से मना कर रहे थे और एक एक दिन उसके लिए काफी उबाऊ लग रहा था। इस घुटन भरी जिंदगी से वह बाहर निकलना चाह रही थी और फिर एक दिन अपने घर, दोस्त यार और परिवार को छोड़ करके फा जिंग के साथ वह अपना जीवन जीने के लिए घर से भाग जाती है। ये दोनों अब रोंगजी के द्वारा कमाए पैसे से अपनी जिंदगी काट रहे थे और फिर जब उनके पास पैसे खत्म होने को थे, तब फा जिंग दोबारा से उसी अपराध की दुनिया में कूद पड़ता है और बगैर विरोध किए रोंगजी भी उसका सपोर्ट करती है और उसे फा जिंग का रौब, उसके पावर और उसकी उपलब्धि पर काफी नाज होता है, बल्कि वो उसके हर एक कदम में बढ़ चढ़ करके साथ दे रही थी। और फिर 1996 आते आते फा जिंग ने अपने एक प्रतिद्वंदी सिंडिकेट के सदस्यों के साथ पंगा ले लिया, यह जानते हुए कि वे लोग इसे आसानी से मार डालेंगे और यह काफी चर्चा का विषय बन गया। इधर रोंगजी के परिवार वाले जब इस चर्चा को सुने तो वे काफी हैरान हो गए। उन लोगों ने अपनी बेटी से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसने
अपने परिवार वालों की एक भी ना सुनी और दोबारा से अपने परिवार से काफ़ी दूर चली गई। अब उनके परिवार वालों की सबसे प्यारी और होनहार बेटी एक ऐसे बदमाश के रिश्ते में थी जिसे कभी भी कुछ भी हो सकता था। और फिर उन लोगों ने इस घटना के बाद उस शहर को छोड़ करके दूसरी ओर रुख कर लिया, जहां पर वे लोग मारन और रॉबिन हुड की तरह अपने आप को फेमस करने लग गए। अब ये दोनों मिल करके बहुत जल्द अमीर बनने के लिए खतरनाक प्लान तैयार करने लगे। और इस प्लान के तहत रोंगजी नाइट क्लबों में जा करके वेट्रेस का काम करती। यहाँ पर वो एक विवाहित महिला की भूमिका निभाती थी और अपने ग्राहकों को संबंध बनाने के लिए फंसाती थी। जैसे ही पुरुष ग्राहक उसके इस ट्रैप में आ जाते, वो उसे अपने अपार्टमेंट में रात को मौज मस्ती के लिए बुला लेती थी। अब जैसे ही उसके अमीर ग्राहक उसके अपार्टमेंट में आते, तो इधर छुप करके फाजिंग दोनों पर नजरें रखा करता था। लेकिन यदि उसके ग्राहक इस बात को जान जाते, तो वे लोग उसकी पत्नी के साथ रात बिताने के एवज में कुछ पैसे फाजिंग को दे देते थे। और यही कारण था कि उनके ग्राहकों को छोड़ करके कोई भी उन दोनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं जानता था। और इसी कारण इन लोगों के बारे में कोई खास जानकारी पुलिस वालों के पास नहीं थी, सिवाय छोटी मोटी जानकारी के। इस प्रकार से 70,000 से 80,000 इवान, लगभग $10,000 वे लोग एक एक अपराध करके आसानी से कमा ले रहे थे। ये लोग अपने फेक नाम और फेक जानकारी के सहारे एक शहर से दूसरे शहर में जा करके अपार्टमेंट किराए में लेते और वहीं पर अपने घटना को अंजाम देते थे। 28 जुलाई 1996 को इन लोगों ने अपने काम में कुछ बदलाव करने का फैसला किया, जब वे लोग नॉनचंग में फोनिक नामक एक क्लब में काम कर रहे थे। रोंगजी ने अपने ग्राहकों में से एक 35 इयर्स के जोंग चीई को अपनी चाल में फंसाया और उसे अंधेरे गली वाले रास्ते से होते हुए अपने अपार्टमेंट में ले गई। जैसे ही ये दोनों उस किराए के अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, जहां पर जी इंग छुप करके इन दोनों पर नजरें रखे हुए था, उन दोनों के घर के अंदर आते ही फा जी इंग की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है जिसने हाथ में सोने की घड़ी, सोने की अंगूठी और गले में सोने का चेन पहन रखा था। उसने तुरंत ही अपार्टमेंट के दरवाजे बंद किए और फिर रोंगजी के साथ मिलकर के उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसके सारे कपड़े उतार करके उसके पास रखे कीमती सामान उससे लूट लिए। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसे डरा धमका करके उसके घर का पता भी पूछ लिया और फिर उन लोगों ने ची को जान से मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके 4 अलग अलग कचरों के बैग में पैक कर दिया। और फिर जाते वक्त उन लोगों ने अपार्टमेंट के नीचे कचरे वाले डब्बे में उन बैग को डाल करके चीई के घर चले गए। उन लोगों ने चीई से घर की चाबियां भी ले ली थी और उसी के सहारे वे लोग उस अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, जहां पर 28 वर्षीय चीई की पत्नी सोंगली अपने 3 वर्षीय बेटी के साथ घर में अकेले सो रही थी। उन लोगों ने दोनों माँ बेटी को जगाया और उन्हें बंधक बना लिया। जी इंग ने रोंगजी से कहा कि इन दोनों पर नजरें रखे और वो खुद उस अपार्टमेंट में कीमती सामान और पैसे ढूंढने लगा। सामान इकट्ठा करने के बाद जी इंग ने ची की पत्नी सॉन्ग का गला घोंट दिया और उसकी बेटी को बेल्ट से मौत के घाट उतार दिया। ये उन दोनों की पहली हत्या वाली घटना थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद 29 जुलाई के पहले घंटे में ही इन दोनों ने उस अपार्टमेंट को आग के हवाले करके वहां से लगभग
20,000 यान यानी कि 3,000 अमेरिकी डॉलर के करीब करीब पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गए। रात को ही पड़ोसियों ने अपार्टमेंट में आग बुझाने के लिए अग्निशामक दलों को बुलाया। उन लोगों को घर के अंदर माँ बेटी के जलते हुए डेड बॉडी मिले और फिर 2 दिन के बाद पास के एक कूड़ेदान से पड़ोसियों को चीई के डेड बॉडी के टुकड़ों से भरे बैग मिलते हैं। इस भयानक हादसे के बाद 29 जुलाई को नानंग के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने चीई के परिवार वालों के हत्यारों को ढूंढना शुरू कर दिया और इस जांच में उन लोगों ने सबसे पहले चीई के आखिरी लोकेशन को पता लगाने की कोशिश की और फिर उन लोगों को पता चला कि उसे आखिरी बार फोनिक में जेन नाम की एक यंग वेट्रेस के साथ जाते हुए देखा गया था और तभी से जेन भी अपने काम में नहीं लौटी थी। इसके कुछ ही दिन बाद उस वेट्रेस की असली पहचान कर ली गई। 10 अक्टूबर 1997 को दोनों के खिलाफ एक वारंट नोटिस जारी किया जाता है। इस बीच रोंगजी ने वेनो शहर में 22 वर्षीय सौचुन को अपना निशाना बनाया, जिसकी के टीवी क्लब में शान से दोस्ती हुई थी। उन लोगों ने उसके हाथ में ओमेगा कलाई घड़ी देख करके उसे अमीर मान लिया था और फिर वे लोग उस क्लब से बाहर निकलते ही सौचुन के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने उसे ब्लेड के जरिए धमकाया और कीमती सामान की तलाशी की। हालांकि उन लोगों को वहां से नकदी के रूप में थोड़े बहुत कैश मिले। असंतुष्ट होकर उन लोगों ने सौचुन के गले पर चाकू रख दिया और उससे कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाए जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। अब साओचुन ने अपनी बॉस 29 साल की लियू सुचिंग से फोन पर बात किया और उसे अपने कर्मचारी जिया चुम के बीमार होने के बारे में नाटक करते हुए बतलाया। सुचिंग उसके अपार्टमेंट पहुंच जाती है और जैसे ही वो उस अपार्टमेंट में अंदर जाती है तब उन दोनों ने सुचिंग को भी बंधक बना लिया और उसके पास से जो भी नगद थे सारे छीन लिए। अब इस प्रकार से सौचुन और सुचिंग उनके कब्जे में थे। उन लोगों ने सुचिंग से बैंक खातों के बारे में जानकारी ली और फिर रोंगजी सुचिंग बन करके बैंक से पैसे निकालने के लिए चली गई। वहां पर एक बैंक कर्मचारी सुचिंग को अच्छी तरह पहचानता था और उसे रोंगजी को देखते ही कुछ शक हुआ, तो उसने सुचिंग के बारे में जानकारी चाही। तो रोंगजी ने उसे टाल मटोल करके बहाने बनाए और फिर उस बैंक से निकल करके सीधे अपार्टमेंट पहुंच गई, जहां पर उन दोनों ने अपने दोनों बंधकों के बिना किसी हिचकिचाहट के गला घोंट करके जान ले ली। रोंगजी और जीइंग को उनके पास से 2,750 युआन, उनकी घड़ियां, पर्स और फोन मिले थे। वे दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद सॉन अपनी गर्लफ्रेंड सौचुन से बात करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन उससे बात नहीं होती है। अगले दिन जब सौचुन से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड सान उसके घर जाता है तो उसके अपार्टमेंट के दरवाजे बंद देखता है। वह पड़ोसियों की खिड़कियों के सहारे उसके अपार्टमेंट में अंदर जाता है। जब वह अंदर घुसता है तो अंदर की चीज़ों को देख करके वह काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि सामने में सौचुन और उसकी बोस तार के सहारे बंधी हुई थी और दोनों मर चुके थे। जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम आती है और दोनों महिलाओं के कपड़ों में लगे हुए उंगलियों के निशान लेती है। अब पुलिस वालों के पास उन दोनों के फॉरेंसिक टीम के द्वारा अंगुलियों के लिए गए निशान थे। इस प्रकार से ये लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से
दूसरे जगह घूम करके अपने शिकार को ढूंढ रहे थे। और अंततः 21 जून 1999 को इन लोगों के सामने इनका आखिरी शिकार आता है। और वो था अंगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के 35 वर्षीय महाप्रबंधक इन चानुआ। जानुआ बहुत ही उदार व्यक्ति थे। वो अक्सर अपने दोस्तों को उधार में पैसा दिया करते थे। जीइंग अपनी ज़रूरत बतला करके जानुआ को अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और उसके आते ही उस पर हमला कर देता है और फिर उसे बंधक बना लेते हैं। वे लोग उससे पैसे की डिमांड करते हैं और फिर उनसे पैसे नहीं मिलने पर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं कि तभी रोंगजी अपने प्रेमी को इस प्रकार से आक्रामक होते देख उसे शांत करती है और फिर एक चाल चलती है। उन लोगों ने सबसे पहले अपने उस अपार्टमेंट के मालिक को कॉल करके कहा कि उनकी खिड़कियां खराब है, इसलिए आ करके वे इसे देख लें। इधर जैसे ही उस अपार्टमेंट के मालिक को इसकी जानकारी होती है तो उसने उस खिड़की को रिपेयर करने के लिए एक व्यक्ति को उस अपार्टमेंट में भेज दिया। और वह व्यक्ति था 33 वर्षीय लू चोंगमिंग। जैसे ही वो टूटी हुई खिड़कियों को मरम्मत करने के लिए अपार्टमेंट के अंदर पहुंचता है, तब ये दोनों उस पर हमला करते हैं और उसे खींच करके बाथरूम के अंदर ले जाते हैं और वहीं पर 20 बार से ज़्यादा कुल्हाड़ियों से वार करके उसकी जान ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जानुआ चांगमिंग की चीखें सुन करके टूट जाता है और फिर रोंगजी और जीइंग के कहने अनुसार अपनी पत्नी को खत लिखता है और उससे 3 लाख यान की डिमांड करता है। इधर जानुआ के बताए हुए पते पर जीइंग पहुंच जाता है और उसकी पत्नी से पैसे की मांग करता है। जैसे ही उसकी पत्नी उस नोट को पढ़ती है, वो काफ़ी चालाकी से पुलिस वालों को इसके बारे में खबर कर देती है और फिर जीइंग से कहती है कि उसे इतनी बड़ी रकम जुगाड़ करने में कुछ समय लगेंगे और वो अपने दोस्त यार से इन पैसों को मांगेगी। इस प्रकार से वो उसे वहाँ पर रोके रखती है और फिर तुरंत ही पुलिस की टीम स्नाइपर के साथ वहां पहुंच जाती है। पुलिस अधिकारी उस अपार्टमेंट में आंसू के गैस वाले गोले फेंकते हैं, जिसके बाद जीइंग उन पर गोली चलाने लगता है और फिर जवाबी कार्रवाई में अधिकारियों ने जब जीइंग पर गोली चलाई तो वह गोली उसके दाहिने जांघ में जा लगी और इस प्रकार वो नीचे गिर जाता है और लगभग 11 बजे वह जिंदा पकड़ा गया था। जब पुलिस वाले जानुआ और रोंगजी के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो वो रोंगजी से अपने रिश्ते के बारे में इनकार कर रहा था और जानुआ को वो कहाँ रखा है इसे भी नहीं बतला रहा था। फिर अचानक ही उस अपार्टमेंट में जहाँ पर जानुआ को रखा गया था, उसके मालिक वहाँ पहुँच करके देखते हैं तो अंदर में उन्हें 2 लोगों की लाश मिलती है। एक लाश फ्रिज में टुकड़े करके रखे गए थे, वो जोंग मिंग की थी और वहीं दूसरी ओर जानुआ की लाश एक कुत्तों के रखे जाने वाले पिंजड़ों के अंदर रखी हुई थी। वहीं अपार्टमेंट की मेज पर रोंगजी की लिखावट में एक नोट भी मिला था, जिस पर लिखा था, प्रिय, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पुलिस वाले जेइंग से रोंगजी के रिश्तों के बारे में बार बार पूछताछ कर रहे थे और वो बार बार इस रिश्ते से इनकार कर रहा था। पुलिस अधिकारी यह चाहते थे कि जीइंग और रोंगजी के बीच में जो कुछ भी रिश्ते हैं वो उनसे कनेक्ट कर ले, लेकिन वो बार बार इस बात से इनकार कर रहा था कि वो किसी रोंगजी को जानता भी है। पुलिस अधिकारी सबूतों के आधार पर 7 लोगों की हत्या के लिए जी इनको दोषी मान रहे थे।
बचाव पक्ष उसे एक रॉबिन हुड की तरह पेश कर रहा था और कह रहा था कि यह व्यक्ति अमीरों को लूट करके जरूरतमंद और गरीबों में पैसे बांटता है। लेकिन उसकी यह युक्ति काम नहीं आई, क्योंकि जी इंग ने एक साधारण से व्यक्ति जो खिड़कियों की मरम्मत करने के लिए अपार्टमेंट में गया था, उसकी भी हत्या कर चुका था। यहाँ तक कि उसने एक मासूम बच्चे की जान भी ली थी। 1 महीने से कम समय में चले इस मुकदमे में 28 दिसंबर 1999 को जीइंग को मौत की सजा सुनाई जाती है और फिर उसे एक सार्वजनिक स्थल में कुर्सी से बांध करके सिर के पीछे एक ही गोली मारी गई थी। इस प्रकार से 35 साल की कुख्यात जोड़ी का आधा हिस्सा अब खत्म हो चुका था, जबकि दूसरा हिस्सा रोंगजी चीन के अलग अलग भागों में भागती फिर रही थी। वक्त के साथ साथ रोंगजी को लोग भूल गए थे। उसके कारनामे अब लोग नहीं याद कर रहे थे। यहाँ तक कि जिन जगहों पर अपराधियों की तस्वीर टंगी होती थी, उस जगह पर रोंगजी की तस्वीर हट गई थी और वहाँ पर नए अपराधियों की तस्वीर लग गई थी। रोंगजी ने इस दौरान अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि वो कम उम्र की लगे और फिर वो नए नाम के साथ अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगी। पूरी दुनिया में तकनीकी क्रांति के तहत एआई का पदार्पण होता है और यहीं से चीन में भी एआई से लेस कैमरे बनाए गए और इन्हीं कैमरों से भगोड़े और नए पुराने अपराधियों पर नजरें रखी जाने लगी और उन्हीं में से एक कैमरे ने अपने डाटा से मैच कराते हुए एक मॉल में काम कर रहे एक व्यक्ति से 97.3% मैचिंग की सूचना दी। अब पुलिस अधिकारी तुरंत ही उस मॉल में सादे लिबास में पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए थाना ले आते हैं। पूछताछ के लिए बुलाई गई वह महिला अपना नाम हांग वाई जाओ बतला रही थी और वो कह रही थी कि उसने किसी भी प्रकार से गलती नहीं की है। लेकिन पुलिस वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और फिर उन लोगों ने उसका डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया और फिर जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आई तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि जी इंग की गर्लफ्रेंड रोंगजी थी, जो पिछले 23 सालों से पुलिस प्रशासन से भागती फिर रही थी। भले ही उसने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, लेकिन उनकी आंखें उन्हें धोखा दे दी और फिर जैसे ही एआई कैमरे के सामने उसकी आंखें आई तो वो आसानी से पकड़ी गई। शुरुआत में उसने अपने आप को निर्दोष बताया। उसका कहना था कि फाजिंग ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। वह उसके चंगुल से भागना चाहती थी, लेकिन वह उसे जान से मार देने की धमकी भी देता था, जिस कारण वह उसी के साथ रह रही थी। उसके अनुसार फा जिंग ही सारे हत्याओं के लिए दोषी था और इस प्रकार वो अपने आप को बचाना चाह रही थी। इतना ही नहीं, वो भी उसे अलग तर्क के तहत यह बतला रही थी कि फा जिंग एक रॉबिन हुड की तरह काम करता था। लेकिन पुलिस वालों के पास फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाही और फिर विरोधाभासी बयान और फोरेंसिक सहित ढेर सारे सबूत थे, जो न केवल रोंगजी को दोषी ठहरा रहे थे, बल्कि उसे इन सभी षड्यंत्रों में बराबर का हिस्सेदार भी मान रहे थे। और फिर फा जिंग की तरह रोंगजी को भी उन्हीं हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें सजाए मौत दी गई। रोंगजी के परिवार वाले भी उससे कोई भी नाता नहीं रखना चाह रहे थे। उनका कहना था कि जो लड़की आज से 23 साल पहले अपने घर को छोड़ करके गई और परिवार वालों से कोई भी नाता रिश्ता नहीं रखा, उनके साथ हमारा भी कोई नाता रिश्ता नहीं है। रोंगजी ने अपने परिवार वालों से
खास करके अपनी माँ से कांपते हुए अपने हर काम के लिए माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि उसके वर्तमान प्रेमी ने 20,000 इवान इस केस के लिए खर्च किए हैं, उसे वे लोग वापस लौटा दें। यदि लाओ रोंगजी चाहती तो फा जिंग की जिंदगी बदल सकती थी, उसे एक नई राह दिखा सकती थी, लेकिन उसे फा जिंग की जिंदगी पसंद आई। उसे उसके रॉबिन हुड का चेहरा पसंद आया। सोमवार 18 दिसंबर 2023 को 48 वर्षीय लाओ रोंगजी को भी उसके प्रेमी की तरह सजाए मौत दे दी जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बतलाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।